नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की ताजा और मुख्य समाचार और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत 6 राज्यों को बड़ी वित्तीय सहायता जारी की है, जिसमें तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मिजोरम और मेघालय शामिल है। इस योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ग्रामीण स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना और गांवों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना है। सरकार ने राज्यों की जरूरतों के अनुसार यह राशि अलग अलग किस्तों में जारी की है, ताकि स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। इंडियन नेवी अग्निवीर भर्ती 2026 के तहत अग्निवीर MR म्यूजिशियन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 26 अप्रैल 2026 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती 10वीं पास युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना में सेवा का मौका मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। देश में 1 अप्रैल से डिजिटल सेंसस 2027 का पहला चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें इस बार आधुनिक जियो रेफरेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रक्रिया में लोगों को घर, परिवार और सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़े करीब 33 सवालों के जवाब देने होंगे, जिनमें इनकम, शिक्षा और अन्य विवरण शामिल है। पहली बार लोग खुद भी ऑनलाइन माध्यम से जानकारी भर सकेंगे। इसके साथ ही आजादी के बाद पहली बार जातिगत डेटा भी जुटाया जाएगा, जिससे देश की जनसंख्या और सामाजिक संरचना की अधिक सटीक जानकारी मिल सकेगी। सारण जिले के मशरक अंचल कार्यालय में 9 मार्च से जारी हड़ताल के कारण प्रशासनिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो गया है। जमीन संबंधी सभी राजस्व कार्य पूरी तरह ठप हैं, जबकि RTPS सेवाएं भी बेहद धीमी गति से चल रही हैं। कर्मचारियों की कमी और समन्वय के अभाव के चलते आवासीय, आय और जाति प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कामों में लोगों को काफी देरी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को संभालने के लिए BDO को CO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ताकि व्यवस्था को कुछ हद तक सुचारू किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर कई बदलाव देखने को मिलेंगे। नए प्रावधानों के तहत कुछ वस्तुओं पर प्रवेश शुल्क बढ़ने से कीमतें महंगी हो सकती हैं। वहीं बिजली दरों में राहत मिलने की संभावना है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं और दिहाड़ी मजदूरों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार के इन फैसलों से एक तरफ खर्च में बदलाव होगा, तो दूसरी तरफ कई वर्गों को आर्थिक राहत भी मिलेगी। 1 अप्रैल 2026 से नया वित्त वर्ष शुरू होते ही कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। नए नियमों के तहत इनकम टैक्स से जुड़े बदलाव, UPI पेमेंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होना, पैन कार्ड नियमों में सख्ती, ट्रेन टिकट कैंसिलेशन चार्ज में संशोधन और LPG कीमतों में बदलाव जैसे कई प्रावधान शामिल हैं। इन बदलावों से एक ओर डिजिटल और वित्तीय सिस्टम अधिक सुरक्षित होगा, वहीं दूसरी ओर आम खर्चों में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। रेलवे ने गर्मियों के मौसम में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी की है। इसमें कटिहार अमृतसर, मऊ अंबाला कैंट और मुंबई सेंट्रल काठगोदाम जैसी ट्रेनें शामिल हैं, जो बरेली रूट से होकर गुजरेंगी। इन ट्रेनों के फेरे अप्रैल से जुलाई तक बढ़ाए गए हैं, ताकि बढ़ती भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा मिल सके। इसके साथ ही कुछ स्पेशल ट्रेनों को नियमित करने पर भी विचार किया गया है, जिससे यात्रियों को लंबे समय तक राहत मिल सके। 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। अब टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और केवल फास्टैग व UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही टोल लिया जाएगा। इसके साथ ही कई जगहों पर फास्टैग से जुड़े नियम और शुल्क में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य टोल कलेक्शन को पूरी तरह कैशलेस और पारदर्शी बनाना है, जिससे वाहनों की आवाजाही तेज होगी और टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से लोगों को राहत मिलेगी।
नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़ की दर्दनाक घटना में 8 महिलाओं की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया है और मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। प्रशासन ने घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की है और घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस हादसे के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की जा रही है ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धूरी में 508 नए क्विक रिस्पांस हाईटेक वाहनों को पंजाब पुलिस को समर्पित किया है। इन वाहनों को 112 हेल्पलाइन सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे अब पुलिस की प्रतिक्रिया समय में बड़ा सुधार होगा। पहले जहां पुलिस को मौके पर पहुंचने में 12 से 13 मिनट लगते थे, वहीं अब ये समय घटकर लगभग 6 से 7 मिनट रह जाएगा। इस कदम से आपात स्थितियों में तेज कार्रवाई और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होने की उम्मीद है। इंडियन आर्मी की अग्निवीर भर्ती 2026 को लेकर बड़ी अपडेट जारी की गई है। भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 10 अप्रैल 2026 कर दी गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी अब तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस फैसले से उन हजारों युवाओं को राहत मिली है जो किसी कारणवश पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे। अब उन्हें भारतीय सेना में शामिल होने का एक और सुनहरा मौका मिल गया है। उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। हाईकोर्ट ने सशस्त्र बलों के कर्मियों की डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी जवान या अधिकारी को सेवा के दौरान बीमारी या किसी अन्य कारण से असमर्थता होती है, तो भले ही उसकी विकलांगता 20% से कम क्यों ना हो, उसे न्यूनतम 20% माना जाएगा। इसके आधार पर पेंशन की गणना 50% तक राउंड ऑफ करके दी जाएगी। यह निर्णय लेफ्टिनेंट कर्नल अमृता की याचिका पर सुनाया गया है, जिससे सशस्त्र बलों के कई कर्मियों और पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। झांसी में बिजली दरों की सुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इस पर नियामक आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि यदि रिचार्ज करने के बाद 2 घंटे के भीतर बिजली कनेक्शन बहाल नहीं होता है तो उपभोक्ताओं को मुआवजे का प्रावधान मिलेगा। इस फैसले से स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब देरी या तकनीकी समस्या की स्थिति में उन्हें सीधा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा और उनकी शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। लखनऊ में चालू वित्तीय वर्ष का हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि आज यानी मंगलवार रात तक निर्धारित की गई है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद 1 अप्रैल से टैक्स पर 12% ब्याज लगाया जाएगा। ऐसे में उपभोक्ताओं के पास आज आखिरी मौका है कि वे बिना किसी अतिरिक्त भार के अपना हाउस टैक्स जमा कर दें। प्रशासन ने लोगों से समय पर भुगतान करने की अपील की है ताकि ब्याज और अतिरिक्त जुर्माने से बचा जा सके। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में असफल या किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पाने वाले छात्रों को एक और अवसर प्रदान किया है। विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक छात्र 2 अप्रैल 2026 तक अपने +2 विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस परीक्षा में केवल वही छात्र शामिल हो सकेंगे जिन्होंने सेंटअप परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस निर्णय से हजारों छात्रों को अपनी पढ़ाई सुधारने और परीक्षा पास करने का एक और सुनहरा मौका मिल गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा दरबार में दर्शन पूजन किया और मंदिर की व्यवस्थाओं से भी अवगत हुए। इस दौरान वे MP-UP सहयोग सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और दोनों राज्यों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 3 अप्रैल को होने वाले विक्रमोत्सव महानाट्य की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। इस दौरे को दोनों राज्यों के सांस्कृतिक और प्रशासनिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कैग रिपोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन में गंभीर खामियों को उजागर किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने बिना बजट प्रावधान के 438 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर दी। इस खुलासे के बाद वित्तीय अनुशासन और बजट प्रबंधन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि खर्च की प्रक्रिया में कई स्तरों पर नियमों की अनदेखी की गई, जिससे सरकारी वित्तीय व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है।
राजस्थान बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं का रिजल्ट आज 31 मार्च को जारी कर दिया गया है। छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए विद्यार्थियों को राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajasthaboard.rajasthan.gov.in पर विजिट करना होगा। इस परिणाम के जारी होने के बाद छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है और वे अपने प्रदर्शन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 से सोने में निवेश से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर निवेशकों पर पड़ेगा। नए नियमों के तहत सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर कैपिटल गेन टैक्स लागू किया जाएगा। ये टैक्स उन निवेशकों पर लगेगा जिन्होंने SGB को शुरू से होल्ड नहीं किया है। इसके तहत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियम लागू होंगे, जैसा कि वर्तमान में गोल्ड ETF पर लागू होता है। इस बदलाव से डिजिटल गोल्ड और अन्य निवेश माध्यमों में निवेश करने वाले लोगों की टैक्स देनदारी प्रभावित हो सकती है। उत्तराखंड में मार्च महीने के दौरान बिजली संकट गहराता नजर आया है, जहां राज्य की कुल जरूरत का लगभग 45% हिस्सा बाहर से पूरा करना पड़ा। बढ़ती गर्मी, औद्योगिक गतिविधियों और सिंचाई की मांग के चलते बिजली की खपत तेजी से बढ़ी है, जबकि दूसरी ओर जल स्तर कम होने से राज्य में उत्पादन घट गया है। इस असंतुलन के कारण बिजली आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है और कई इलाकों में निर्बाध सप्लाई बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर बिल 2026 पर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे दिखावा बताया है और सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि पहचान किसी की दया नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि नौकरियों और शिक्षा में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 3% अतिरिक्त अंक दिए जाएं, ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके। कोर्ट ने इसे नालसा फैसले के अनुरूप बताते हुए कहा कि यह कदम समानता और सम्मान के अधिकार को मजबूत करता है। LPG रेट्स को लेकर 1 अप्रैल 2026 से बदलाव की संभावना जताई जा रही है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। हर महीने की पहली तारीख को गैस एजेंसियां सिलेंडर के दामों में संशोधन करती हैं और इस बार भी कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। ऐसे में 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर का दाम 1000 रुपए के करीब पहुंच सकता है। इससे पहले मार्च महीने में भी घरेलू सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्राओं के जरिए जनता से सीधे जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए जाने जाते हैं। न्याय यात्रा के माध्यम से सत्ता में आने के बाद उन्होंने विकास, सामाजिक बदलाव और जनता से संवाद को मजबूत करने के लिए कई यात्राएं की। इन दौरों के दौरान वे अक्सर रात में मंच पर लोगों को बुलाकर उनकी समस्याएं सुनते थे और मौके पर ही समाधान के निर्देश देते थे। उनकी यह कार्यशैली जनता से सीधा जुड़ाव और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने वाली मानी जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। अब सफाई व्यवस्था पर निगरानी बढ़ाने के लिए स्वीपिंग मशीनों में कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे काम की नियमित मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों के लिए एक समान ड्रेस कोड अनिवार्य किया जाएगा, ताकि व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता बनी रहे। सरकार का उद्देश्य स्वच्छता अभियान को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर सानंद में एक सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन करेंगे, जहां उन्नत इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल IPM का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जाएगा। ये परियोजना भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस दौरान PM मोदी करीब 20,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सेल प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 तक करीब 22,000 ठेका श्रमिकों की छटनी करने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले का असर देश के कई इस्पात संयंत्रों पर पड़ेगा, जिसमें बोकारो इस्पात संयंत्र के लगभग 5,000 श्रमिक भी प्रभावित होंगे। इसके साथ ही VRS योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य कंपनी की लागत को नियंत्रित करना और बाजार में प्रतिस्पर्धा को मजबूत बनाना बताया जा रहा है। इस निर्णय को लेकर श्रमिकों में चिंता का माहौल है।
बिहार में गन्ना उद्योग के पुनरुद्धार और विस्तार के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। गन्ना उद्योग विभाग और राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ NFCSF के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत उद्योग को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा। इसमें AI तकनीक और नई शुगर मिलों की स्थापना जैसे प्रावधान शामिल है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ किसानों की आमदनी में भी सुधार की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य गन्ना उद्योग का कायाकल्प कर इसे अधिक लाभकारी और आधुनिक बनाना है, जिससे बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। टाटा स्टील के हजारों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जहां महंगाई भत्ते DA में 1.13% की बढ़ोतरी की गई है। ये वृद्धि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के ताजा आंकड़ों के आधार पर तय की गई है। इसका लाभ कर्मचारियों को अप्रैल 2026 के वेतन में जोड़कर दिया जाएगा। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में हल्की बढ़ोतरी होगी और उन्हें महंगाई के दबाव से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है और अब उपार्जन 10 अप्रैल से शुरू होगा। बोरों की कमी और तैयारियों में देरी को इस बदलाव की प्रमुख वजह बताया जा रहा है। वैश्विक हालात को देखते हुए कैबिनेट समिति ने गेहूं उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया है। हालांकि इस निर्णय पर कांग्रेस ने विरोध जताते हुए कहा है कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। इस देरी से किसानों को उपज बेचने में फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार की शिक्षा क्रांति का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य के सरकारी स्कूल अब मॉडल संस्थानों के रूप में विकसित हो रहे हैं और राष्ट्रीय मूल्यांकन में पंजाब शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। सरकार ने रिकॉर्ड शैक्षणिक परिणाम, पेपर लीक की शून्य घटनाएं और शिक्षा बजट में बढ़ोतरी जैसे सुधारों पर जोर दिया है। इसके साथ ही स्कूलों के बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और वाईफाई जैसी सुविधाओं में निवेश से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। केंद्र सरकार ने प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 3,920 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मंजूर की है। ये राशि पूंजीगत निवेश के लिए दी गई है, जिससे राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को गति मिलेगी। इस फंड से सड़क, अस्पताल और स्कूल जैसी सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य इस आर्थिक सहायता के जरिए राज्य के विकास कार्यों को तेज करना और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। लोकसभा ने दिवालिया इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कानून IBC संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य दिवालिया प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। नए प्रावधानों के तहत दिवालियेपन के आवेदन पर 14 दिन के भीतर निर्णय लेने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अदालत के बाहर समझौते का विकल्प भी शामिल किया गया है, जिससे मामलों का निपटारा जल्दी हो सकेगा और कंपनियों व बैंकों को राहत मिलने की उम्मीद है। पश्चिमी सिंहभूम के तांत नगर में मनरेगा को लेकर ग्रामीणों और मजदूरों ने विरोध दर्ज कराया है। गांधी सम्मान बचाओ, मनरेगा बचाओ अभियान के तहत हुई बैठक में उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा के स्वरूप में बदलाव की आशंका है और इसे VBG रामजी जैसी नई योजना से बदलने की बात सामने आ रही है। इसी के विरोध में मजदूरों ने अपनी आवाज उठाई है और 18 अप्रैल को विशाल प्रदर्शन करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि मनरेगा ग्रामीण रोजगार का अहम साधन है और इसमें किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुंगेर जिले में 1 अप्रैल से सरकारी दर पर गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। सरकार ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जिसमें जूट के बोरे की लागत भी शामिल है। सहकारिता विभाग ने इसके लिए 72 पैक्स का चयन किया है और प्रत्येक पैक्स को 10.36 लाख रुपए का कैश क्रेडिट उपलब्ध कराया गया है। इस व्यवस्था से किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिलेगी और उन्हें समय पर भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा। भारत में 16 साल बाद पहली बार डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसमें पूरा काम मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। इस जनगणना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में घरों की गिनती और मैपिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में विस्तृत सामाजिक और जातीय जनगणना की जाएगी। इस नई व्यवस्था से डेटा संग्रह अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी होने की उम्मीद है, जिससे देश की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब लोन राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके अनुसार स्ट्रीट वेंडरों को पहली किस्त में 15,000 रुपए, दूसरी किस्त में 25,000 रुपए और तीसरी किस्त में 50,000 रुपए तक का ऋण मिलेगा। इस योजना को मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है और इसमें सेंसस टाउन को भी शामिल किया जाएगा। इस कदम से छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को अपना कारोबार बढ़ाने में अधिक वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है। रांची के चान्हो प्रखंड के बरहे में झारखंड का पहला रेल नीर बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCT द्वारा शुरू की जा रही है। इसके लिए झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण से अंतिम स्वीकृति मांगी गई है और निविदा प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इस प्लांट के शुरू होने के बाद झारखंड के करीब 30 रेलवे स्टेशनों को रेल नीर की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है।